नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स और उनकी कॉज और इफेक्ट को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। मार्केट्स हिट 4-week क्लोज ऑन एफपीआई सेल ऑफ। मार्केट्स मतलब यहाँ स्टॉक मार्केट्स की बात हो रही है सिर्फ, ना कि कमोडिटी या फॉरेन करेंसी। स्टॉक मार्केट्स ने 4-week लो टच कर दिया है, एक महीने का। एंड इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बताया जा रहा है एफपीआई सेल ऑफ। एफपीआई जो मार्केट्स की नॉलेज नहीं रखते, मैं बता दूं, ये होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जैसे कि लेट्स से हमने कहा था कि सिंगापुर की गवर्नमेंट है जो इंडिया में भारी निवेश करती है, कनेडियन गवर्नमेंट भी इंडिया में इन्वेस्ट करती है। वैसे ही बहुत सारे आप कह सकते हैं सॉवरेन फंड्स हैं, अबू धाबी और सऊदी का भी एक काफ़ी अच्छा वेल्थ फंड है इस वक्त। तो ये सारे फंड्स दूसरी कंट्रीज में निवेश करते हैं, तो इंडिया में भी इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो जब ये बेचते हैं, जब ये प्रॉफिट बुक करते हैं, तो यूजुअली ऐसा होता है कि किसी भी मार्केट में पूरी दुनिया में एक सेल ऑफ आता है तो करेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सितंबर में आप देखेंगे रीजन बताया जा रहा है कि मार्केट एक महीने के लो पे आया है। 19,500 ब्रेक किया था निफ्टी ने थोड़ी देर के लिए, उसका रीजन था एफपीआई सेल ऑफ। तो अब क्यों ये बेच रहे हैं हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं हमारे, बेंचमार्क इंडिसेस जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये लोएस्ट लेवल पे आ गए अपने 4 week के, क्योंकि ओवरसीज इन्वेस्टर्स उन्होंने सेलिंग और बढ़ा दी amid a global risk of sentiment। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्या होता है? एक फिनोमिनन है ऐसा जहां पर इन्वेस्टर्स रिस्क की कैटेगरी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो रिस्की लगता है उन्हें, वो उसे सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यूजुअली देखिए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को लोग रिस्की ही ट्रीट करते हैं, और इसमें भी अलग अलग रिस्क है। जैसे कि अगर आप एक ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क में सबसे कम रिस्क वहां पे अगर आप देखेंगे अलॉट करेंगे। सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ होगा? एक स्मॉल कैप कंपनी में, राइट। एक पेनी स्टॉक में सबसे ज्यादा रिस्क होगा, तो आप सबसे पहले उसे बेचेंगे जब भी आपको लगता है कि इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर पाएगी लेट्स से, या आपको कोई और दूसरा बेटर ऑल्टरनेटिव मिल रहा है लेट्स से, जैसे कि अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको रिस्क फ्री एसेट्स मिल रहे हैं, तो आप वहां से बेच करके अपना पैसा लगाएंगे दूसरी जगह। तो यहाँ पे रीजन क्या क्या है? एक तो रीजन है अ सर्ज इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स। यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, जैसे इंडिया में आप कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा लगाते हैं, राइट, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। वैसे यूएस में बॉन्ड्स होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बॉन्ड्स आपको परसेंटेज लेट्स से देते हैं, जिसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। ये कौन से बॉन्ड्स रिस्क फ्री रिटर्न होते हैं यूएस में? जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि हमें ये यकीन है कि यूएस की गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो यूएस की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बढ़िया मिलने लग गया। और दूसरा एक इशू है ऑयल प्राइसेस। अगर आप देखें तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके रीजंस बहुत सारे हैं। अगर आप माइक्रो लेवल पे देखें तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मैक्रो लेवल एक बहुत ही सिंपल रीजन है कि एक तो प्रोडक्शन कट हो रहा है, मतलब सप्लाई कम हो रही है, और दूसरा डिमांड आउटलुक भी कुछ खास नहीं आ रहा, मतलब चाइना अभी भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है कि नहीं। तो एक जो बहुत बड़ा कंज्यूमर है पूरी दुनिया में, वहां पे ये इशू है। और दूसरा यूएस जो ग्रो कर रहा है, सही रेट से ग्रो कर रहा है, लेकिन उनके पास अगर आप देखें तो ऑयल का जो स्टॉक है, उनके पास रिजर्व्स हैं, वो अब बहुत ही कम हो चुके हैं। तो वो रिजर्व्स उन्हें दोबारा फिल करने होंगे तो और ज्यादा बाइंग तो करनी ही पड़ेगी। अब आपको जब ये पता चल गया है कि यूएस के पास ऑयल बहुत कम है, वो बाय करने वाला है, तो अब ऑलरेडी आज क्या करेंगे? ऑयल को जाके बाय कर लेंगे, राइट। तो उसका प्राइस आज ही बढ़ने लगेगा। तो ये हम हमेशा फ्यूचर को फैक्टर इन करते रहते हैं। तो ये सिचुएशन ऑयल के साथ हो रही है यहाँ पर। तो आप देखिए जो 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड है, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 4.6% पे, और ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया में इस वक्त आपको 5 से 6% शायद कहीं मिल जाता होगा फिक्स डिपॉजिट रेट पे, ठीक है। तो आप यहाँ पैसा लगाते हैं। वैसे अगर यूएस जैसी कंट्री में इतना इंटरेस्ट मिलने लग जाए अगर इन्वेस्टर्स को, तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कम कर देते हैं और स्टॉक का पैसा निकाल के बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं, क्योंकि वहां पे यूजुअली अभी तक जो आप कहेंगे इंटरेस्ट मिल रहा था, वो 1% भी नहीं मिलता था आज से पहले। अगर आप देखें 5 साल पहले, 6 साल पहले का अगर आप इंटरेस्ट रेट चेक करें, बॉन्ड यील्ड चेक करें, वहां पे इतना कम था कि लोग ऐसा कहते थे कि जो कैपिटल है हमें फ्री में मिल जाता है, और उससे वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे। तो इसका ये जो बॉन्ड यील्ड है और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का
आज तक यूजुअली जो रिलेशनशिप रहा है वो रहा है इनवर्स। तो बॉन्ड यील्ड्स हैं अगर ये बढ़ते हैं तो जो स्टॉक के रिटर्न्स हैं यूजुअली इंडेक्स के वो नीचे जाते हैं। तो पूरी दुनिया भर में ऐसा होता है क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है इंडिया में अच्छा खासा उनका इन्वेस्टमेंट है। तो अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं और इसी पैसे से क्या बाय कर रहे हैं, बॉन्ड्स को बाय कर रहे हैं। तो ये एक रीजन है यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी कुछ रीजंस दी गई हैं जो कि हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं अगले आर्टिकल्स में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व की जो प्रोजेक्शन है, फेडरल रिजर्व मतलब जैसे इंडिया में आरबीआई है वहां पे फेडरल रिजर्व है यूएस में, राइट, यूएस का सेंट्रल बैंक है ये। तो फेडरल रिजर्व की जो प्रोजेक्शंस है ये हॉकिश है। ये वर्ड भी काफी लोगों को पता नहीं होगी, तो आप सर्च कर सकते हैं और जरूर बुकमार्क करिए ऐसे वर्ड्स को। हॉकिश मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हॉकिश होने का मतलब है कि अग्रेसिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो सकती है, हम इसे क्यूटी बोलते हैं। तो ये क्यूटी पाई वाला नहीं है, ये है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, मतलब कि इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे बढ़ाएंगे इकोनॉमी में, इससे क्या आता है, स्लो डाउन आता है। तो इसे हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं। और फेड के प्रोजेक्शन जो हैं वो हॉकिश है, इसका उल्टा होता है डॉविश। तो जब लिखा हो कि सेंट्रल बैंक डॉविश है तो इसका मतलब वो अग्रेसिव यहाँ नहीं है, और ये स्टॉक मार्केट्स के लिए यूजुअली गुड न्यूज होता है, ठीक है। और ये है एक इस वक्त तो बैड न्यूज, और इसी वजह से अगर आप देखें स्टॉक मार्केट के लिए अभी कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा। तो प्रोस्पेक्ट है हायर रेट्स, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेदर, इरेटिक मॉनसून है, जिसकी वजह से आप देखें कि कमोडिटी प्राइसेस और इनमें काफी वॉलेटिलिटी रही है, कमोडिटीज काफी एक्सपेंसिव हुए फिर चीप हुए। जैसे इंडिया में छोटा सा एग्जांपल आप ले, टमाटर के प्राइसेस रहे, उसके अलावा और एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं। तो कई सारे ऐसे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आते हैं अगले आर्टिकल पे जो इसी से रिलेटेड है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उसका एक रीजन है क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल इस वक्त अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में भी, इंडिया में भी, और हमारे जो सेंट्रल बैंक है उन्हें इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना पड़ेगा। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोन्स और महंगे हो जाएंगे। सारी कंपनियां मैक्सिमम अगर आप देखें वो लोन पे ही काम कर दी है, तो उनका इनपुट कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या अच्छी न्यूज है? नहीं। दूसरा, एक तो कंपनीज की परफॉर्मेंस खराब होगी, और दूसरी चीज इन्वेस्टर्स को अब इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। अगर आपको एफडी आज 12% पे मिलने लगे तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा थोड़ी लगाएंगे निफ्टी में 14% के लिए। तो इन्वेस्टर्स को भी हाई रिटर्न कहां मिलने लग जाता है, यहाँ पर रिस्क फ्री एसेट्स में, क्योंकि यहाँ 100% गारंटी है कि पैसा आपको मिलना ही मिलना है, रिस्क फ्री है, और ये स्टॉक मार्केट रिस्की भी है। तो दो रीजन है, एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और दूसरा इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं रिस्क फ्री रेट पे, क्योंकि रिस्क फ्री रेट अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, लोन के कॉस्ट बढ़ जाएंगे। अब दो रीजन से हमने कहा क्रूड ऑयल जिसे अफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है और कहीं पे डायरेक्टली भी कर रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आप देखें तो अगर मैं कहूं आपको कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा लगाना है अगले 6 महीने के लिए, तो आप देखेंगे ना अगले 6 महीने में लेट्स से अगर 2 अर्निंग्स रिपोर्ट्स आनी है, राइट, 2 क्वार्टरली रिपोर्ट्स आनी है, तो दोनों क्वार्टरली रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो ज्यादातर कंपनीज जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं वहां कहीं ना कहीं क्रूड यूज होता है, या फिर ट्रांसपोर्ट करती है अपने गुड्स को तो वहां क्रूड यूज होता है। तो हर एक के प्रॉफिट की जो प्रोजेक्शंस होंगी वो अब पहले से थोड़ी कम हो जाएंगी, राइट। जितना एक्सपेक्टेशंस था मार्केट का, एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट यहाँ पे होगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं है कि इनके प्रॉफिट नेगेटिव आ जाएंगे, बट मार्केट इस पे नहीं चलता, एब्सोल्यूट वैल्यू पे मार्केट हमेशा रिलेटिव कंपैरिजन करता है, एक्सपेक्टेशंस और आउटलुक पे चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी एक्सपेक्टेड जो थे इनके प्रोजेक्शंस थे, राइट, हमारे प्रॉफिट के, वो अज्यूम कर रहे थे कि क्रूड है 70 है तो चलो 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, लेकिन अब ये प्रोजेक्शंस क्या हो गए, ये हो गए खराब। तो यहां पर इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में दिख सकता है इसका असर कि शायद कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म ना करें। तो आगे इस आर्टिकल को स्टडी करते हैं इन दोनों चीजों को दिमाग में रख के, क्योंकि इनका कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका कंक्लूजन, इसका जो इंपैक्ट है वो क्या हो रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं कितने, 3%।
ठीक है, टू हाईएस्ट सेटलमेंट इन 2023। 2023 में अभी हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा है, हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। क्या रीजन था, अभी डिस्कस किया हमने। यूएस क्रूड स्टॉक्स सबसे पहले तो ये बहुत कम हो गए, इसमें ब्रेंट क्रूड बढ़ने लग गया। मैंने आपको बताया था ब्रेंट क्रूड क्या होता है और एक WTI क्रूड भी होता है। तो आज अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा। अब ये ब्रीच कर चुका है $97 अ बैरल, ठीक है। यूएस अभी आ गया ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रेंट और WTI में। यूएस क्रूड अगर आप इनका स्टॉक देखें 2.2 मिलियन बैरल्स लास्ट वीक घट गया टू 416 मिलियन बैरल्स। गवर्नमेंट का डेटा ये बता रहा है, ठीक है। तो एक तो शॉर्टेज है वहां पर, तो शॉर्टेज को फिल करना होगा, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना होगा, क्रूड इन्हें करना होगा बाय। तो इसकी वजह से एक तो प्राइस पंप हो रहा है ना। अब यहां पर दो सप्लायर्स हैं, सऊदी अरेबिया और रशिया, जो है ओपेक प्लस का पार्ट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि आपको लेट्स से 100 बैरल चाहिए, ठीक है, क्रूड के, जो पहले आपको 50 चाहिए होते थे, लेकिन आपका सप्लायर बोले कि हमारा जो सप्लाई था वो पहले 80 का था, अब तो हम और 60 कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगा इसका, राइट। तो प्राइस इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है बहुत ही सिंपल फैक्टर से, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो सिंपल नहीं है, ठीक है, बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स हैं यहाँ पर। और सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे और भी चीजें हो रही हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे कि करेंसी। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें इस बार, सब लोग जाके एक बार जरूर देखिएगा DXY का चार्ट। आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए DXY, ठीक है, ये है डॉलर इंडेक्स। आप देखिए इसका लेवल अभी कहाँ पर है, हाईएस्ट कहाँ पे रहा है, जब ये हाईएस्ट गया है उस टाइम पे मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो यूजुअली लोग यूज नहीं करते या देखते नहीं है, कॉमन लोगों को नहीं पता होता, जो मार्केट में है उन्हें पता होता है, मार्केट में भी सब नहीं यूज करते। बट एज अ रिलेटिव कंपैरिजन आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे पता चलेगा कि DXY का क्या यहाँ पे रोल है, और ये है डॉलर अगेंस्ट अ बंच ऑफ बास्केट ऑफ करेंसी, ठीक है, यूरो से लेके येन तक अलग अलग यहाँ पर करेंसीज हैं इस बास्केट में। आते हैं तीसरे आर्टिकल पर। अब ये भी तीनों बिल्कुल रिलेटेड है। तो यहां पर इसका जो हेडलाइन है ये कह रहा है कि इंडिया US बॉन्ड यील्ड स्प्रेड एट 17-year लो। स्प्रेड का मतलब क्या हो गया यहां पर, बहुत ही सिंपल है। स्प्रेड मतलब इन दोनों का गैप, डिफरेंस, ठीक है। तो US और इंडिया का जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया। आप FD मान के चलिए, अगर नहीं आपको ज्यादा इसमें घुसना है, नहीं ज्यादा समझ में आता, तो सिंपल FD की तरह है, ठीक है। ये ऐसा है कि आप लोन बाय कर रहे हैं, ठीक है, एज अ कंज्यूमर या एज एन इन्वेस्टर आप लोन बाय कर रहे हैं, इस पर आपको फिक्स कूपन रेट मिल रहा है। ये सेफ होता है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें, अगर आप मतलब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, बॉन्ड्स की रेटिंग्स होती हैं, ठीक है, जो रेटिंग एजेंसीज करती है, जैसे कि केयर हो गई, मूडीज हो गई, ठीक है, ये बॉन्ड्स की रेटिंग करती हैं। तो और भी ऐसी बहुत सी S&P हो गई, ठीक है, जो सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनीज है। हर एक कंट्री की भी इसमें रेटिंग होती है अलग अलग, और कंपनीज की भी होती है। तो जो हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड है, जैसे लेट्स से कि एक कंट्री में अगर आप देखिए हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड्स यूजुअली उस कंट्री का ही होता है, ऑफ कोर्स, जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। तो इंडिया और US के बॉन्ड के यील्ड का गैप 17 ईयर के लो पे आ गया है, और ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है, स्पेशली इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। क्योंकि यूजुअली मैंने आपको क्या बताया, इस आर्टिकल में यही होगा जो हम डिस्कस करेंगे, कि पहले US में कोई बॉन्ड पे इंटरेस्ट था ही नहीं, कोई पैसे नहीं लगाता था इन्वेस्टर। 1% के लिए कोई क्यों लगाएगा, या 0.8% के लिए कोई क्यों लगाएगा, राइट। 0.5% भी मिलता था कभी किसी साल। तो आप क्या करोगे, इससे बढ़िया लोन ले लोगे मार्केट से। लोन में जब आपको इंटरेस्ट, FD पे इंटरेस्ट अगर 0.5% है, तो लोन आपको 1% पे मिल जाएगा, राइट। कितना ही ज्यादा होगा, 2% पे मिल जाएगा। उसे आप कहाँ लगाओगे, स्टॉक मार्केट में। सबसे स्मार्ट डिसीजन तो यही है ना। अगर इंडियन गवर्नमेंट आज 0.5% पे लोन देने लगेगी, तो हर इंसान लोन लेके कहीं ना कहीं रिस्क लेगा उससे। भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि उसे बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ही लौटानी है सिर्फ, तो क्यों ना रिस्क ले। तो यही हो रहा था US में। आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखिए, जब कोविड में इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 आ गए, तो सारा पैसा मार्केट से जो फ्री में मिला हमें बैंक से, वो हमने स्टॉक मार्केट में लगाया, राइट, रिस्की जगह पे लगाया, और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आपने देखी। तो अब इसका जब उल्टा हो रहा है,
जब बॉन्ड यील्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है, यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है जहां 0.8 0.5% हुआ करता था, 10 गुना बढ़ गया अगर वहां से, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस खराब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स अब क्या करेंगे? बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। ये रिस्क फ्री है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, ये गारंटीड रिटर्न है, राइट? उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, जहां 1% मिल रहा था 5% मिल रहा है। तो ये पैसा सिर्फ यूएस की इक्विटी से नहीं निकालेंगे, ये इंडिया की जो इक्विटी स्टॉक मार्केट है वहां से भी पैसे को निकालेंगे और यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए ऐसा होता है कि एफपीआई सेल ऑफ हमें सितंबर में जैसे देखने को मिला, कई हजार करोड़ का। तो उसका रीजन था ये। तो इस आर्टिकल का ओवरव्यू हमने ले लिया है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी है जिसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट ना हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो जेपी मॉर्गन दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, ठीक है? जेपी मॉर्गन चेज, इन्होंने डिसीजन लिया लास्ट वीक कि जो इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, बहुत ही अच्छी न्यूज है ये हमारे लिए, इसे ये इंक्लूड करेंगे अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में, GBIEM। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे नोट कर लीजिए अगर आप कुछ एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो, ठीक है? इस इंडेक्स में अब इंडियन गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स आएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ना जो इन्वेस्टर्स है, जो इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा अब इंडिया के जो बॉन्ड्स है उनमें भी आएगा। और ये कहा जा रहा है कि करीब करीब $25 बिलियन का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देता हूं, कोई कंपनी है अगर और वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में आ जाए तो उसके प्राइसेस आप देखते हैं कितने बढ़ने लग जाते हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जहां सारे म्यूचुअल फंड्स, एफपीएस सब पैसा लगाते हैं। तो उस कंपनी में पहले लेट्स से 5% लोग लगाते होंगे, अब अचानक से वो बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बेस है जो उसमें इन्वेस्ट करेगा। दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन सारे निफ्टी 50 कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो वैसा ही अब इंडिया के साथ होगा जब वो इस इंडेक्स में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है इंडियंस के लिए। तो यहां पर ये जो डेवलपमेंट हुई है ये तब हुई है जब स्प्रेड बिटवीन द बेंचमार्क 10-year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड और 10-year यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड, ये डिक्लाइन के होकर लोएस्ट लेवल पर आ गया है 17 सालों में। अभी हमने डिस्कस किया था ना, दोनों के इंटरेस्ट रेट में अब ज्यादा फर्क ही नहीं रह गया है, इंडिया और यूएस के, ठीक है? तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है यहाँ पे। और इसी वक्त हमारा बॉन्ड आप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड इंक्लूड हो गया इस इंडेक्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे इशू ये हमारा ही नुकसान है, ठीक है? क्योंकि अब जो है यहाँ पर इंडिया के बॉन्ड्स थोड़े अनअट्रैक्टिव लगेंगे, राइट? क्योंकि यूएस के बॉन्ड्स की रेटिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है हमारे कंपैरिजन में। तो क्योंकि वहां पे भी 5 लेट्स से आपको मैं कह रहा हूं कि एक कंपनी है जिसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, ठीक है? मतलब कभी डिफॉल्ट नहीं किया, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये दे रही है 5%, ठीक है? वो यहाँ पर यूएस। और इंडिया जो अभी नया इस इंडेक्स में आया है, इमर्जिंग मार्केट है, ये EM है, इमर्जिंग मार्केट जो भी ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी, और ये डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी, राइट? तो ये लेट्स से आपको दे रहा है 6%, तो आप 5% में लगाएंगे, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स 5% वाले में लगाएंगे। तो इसीलिए यूएस का जब ये बॉन्ड यील्ड कम होकर आएगा 1% पे, जैसा कि पहले था, या 2% या जितना भी है, तब इंडिया को इसमें बेटर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडिया में इनफ्लोज तब आएंगे बेटर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से आप अभी लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।